माय नेम इज़ पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद ट्विंस। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट किया, उसका ये 10वां लेक्चर है। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बीएससी के एग्ज़ाम का ये क्या फेवरेट टॉपिक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यानी कह सकते हैं कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ कि आपको सिर्फ लेक्चर में कॉन्सेप्ट को समझना है और आपको जानना है कि हमें एग्ज़ाम में हम नोट्स कैसे बनाएं या एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को समझने के लिए आपको एक दो फैक्ट जानने की ज़रूरत है। क्या जानने की ज़रूरत है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि वेक्टर फील्ड क्या होता है। एक दो चीज़ हम जान जाते हैं जिससे हमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वेक्टर फील्ड क्या होता है। तो वेक्टर फील्ड किससे कहते हैं? वेक्टर फील्ड इसे कहते हैं, एक ऐसे एरिया को कहते हैं। वेक्टर फील्ड एक ऐसे एरिया को कहते हैं जिसमें उपस्थित जो ईच पॉइंट, यानी कि जो प्रत्येक पॉइंट हो वो एक वेक्टर को डिनोट करते हैं, उस एरिया को कहते हैं कि ये वेक्टर फील्ड है। यानी कि उस एरिया को वेक्टर फील्ड कहते हैं, उस एरिया को वेक्टर फील्ड कहते हैं जिस एरिया में उसका जो प्रत्येक पॉइंट हो, जो कि प्रत्येक पॉइंट हो एक वेक्टर को एसोसिएट कर रहा हो, उसे कहेंगे कि वो क्या है? वेक्टर फील्ड है। वेक्टर फील्ड आपको पता होना चाहिए। आपने वेक्टर फील्ड समझ लिया। और दूसरा चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जैसे यहाँ लिखा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यानी कि आपको डाइवर्जेंस का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डाइवर्जेंस क्या होता है? तो डाइवर्जेंस, आई होप आपने डाइवर्जेंस पिछले क्लासेस में अच्छे से पढ़ लिया होगा। फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको रिकॉल करके बता दे रही हूँ कि डाइवर्जेंस क्या होता है। देखिए, डाइवर्जेंस होता है नेट आउटवर्ड फ्लक्स। नहीं समझ में? अभी आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक ये कोई बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी पर इनपुट फ्लक्स इतना है, यानी कि इतना फ्लक्स इस बॉडी पे जा रहा है, ठीक है। और जो आउटपुट है वो आउटपुट फ्लक्स इतना है, यानी कि इस बॉडी पे हमने इतना फ्लक्स गिराया और जो आउटपुट फ्लक्स है वो क्या है? वो कम है। यानी कि इनपुट फ्लक्स ज़्यादा है और आउटपुट फ्लक्स कम है। तो ये कहेंगे कि ये क्या है? ये नेगेटिव डाइवर्जेंस है। यानी कि हमने क्या बताया? डाइवर्जेंस जो होता है वो नेट आउटवर्ड फ्लक्स को ही कहते हैं। यानी कि यही डाइवर्जेंस है और यहाँ पे डाइवर्जेंस नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि हमारा जो इनपुट है वो ज़्यादा है और आउटपुट कम है। तो ये कहेंगे कि ये नेगेटिव डाइवर्जेंस है। और नेगेटिव डाइवर्जेंस है, इसका मतलब ये डाइवर्जेंस जीरो से क्या है? जीरो से कम है। ये डाइवर्जेंस, ये जीरो से कम है, यानी कि नेगेटिव डाइवर्जेंस है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मान लीजिए आप इस बॉडी पे ऐसे कर रही हैं, ऐसे कर रहे हैं कि इस बॉडी पे आपका जो ये क्या है? इनपुट फ्लक्स है और ये क्या है? आउटपुट फ्लक्स है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि इनपुट फ्लक्स कम है और आउटपुट फ्लक्स ज़्यादा है। और नेट आउटपुट फ्लक्स को ही क्या कहते हैं? डाइवर्जेंस कहते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं यहाँ जो नेट आउटपुट फ्लक्स है वो ज़्यादा है, यानी कि ये जो डाइवर्जेंस है ये क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी कि ये जीरो से अधिक है, ठीक है। ये डाइवर्जेंस। और थर्ड क्या हो सकता है? थर्ड एक ऐसी कंडीशन हो सकती है, एक ऐसी कंडीशन हो सकती है कि आपने जितना इनपुट दिया आउटपुट भी उतना ही निकला। तो ये कहेंगे कि यहाँ डाइवर्जेंस क्या है? डाइवर्जेंस क्या है? ये जीरो के बराबर है। ना ये नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव है। तो डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। क्या होता है डाइवर्जेंस? किस बेसिस पे हम कहते हैं? जो हमारा आउटपुट क्या है उसी बेसिस पे कहते हैं। यानी कि आउटपुट फ्लक्स कितना है उसी के अकॉर्डिंग हम डाइवर्जेंस को मेजर करते हैं। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है डाइवर्जेंस। तो आपने डाइवर्जेंस समझ लिया और आपने वेक्टर फील्ड समझ लिया। और थर्ड आपको पता होना चाहिए कि हम फ्लक्स के लिए कैसे फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स के लिए फार्मूला क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले फ्लक्स समझने के लिए आप एक चीज़ समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपके पास एक ये कोई सरफेस है, ठीक है। ये कोई सरफेस है, हमने क्या मान लिया कि ये एक सरफेस है, ठीक है। हमने मान लिया कि ये एक सरफेस है और इसका वेक्टर फील्ड की जो इसकी वेक्टर जिस वेक्टर फील्ड में है ये सरफेस, उस वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन मान लेते हैं कि इधर की एक डायरेक्शन है, ठीक है। इसका ये वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन
देखिए इसमें नहीं लाते इसको, तो ठीक है यहाँ पे एक मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस है, ठीक है, ये हमने एक माना। क्या समझा रहे हैं आपको, आपको मैं फ्लक्स समझा रही हूँ। फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम डाइवर्जेंस एंड हमने वेक्टर फील्ड समझ लिया, उसके बाद ही आप गॉस थ्योरम को समझ पाएंगे, इसलिए मैं कुछ फैक्ट आपको पहले समझा रही हूँ। तो इस वक्त हम क्या समझ रहे हैं कि वेक्टर फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक होता है ये है, ये हमारा एक सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस में हम मानते हैं कि इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर है, ठीक है, एरिया वेक्टर सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, और ये इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये हमने ds माना है, ये छोटा सा यहाँ पे छोटा सा ds माना है, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर भी क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा, ठीक है, हमने इसका एरिया वेक्टर मान लिया, और हमने मान लिया कि जिस वेक्टर फील्ड में है ये सरफेस, उस वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन क्या है, उस वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन है ये, ठीक है, हमने मान लिया, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन है, ये ए वेक्टर फील्ड में ये सरफेस है और ये इसकी डायरेक्शन है, और इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। हमने इतना चीज क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। हमने क्या कंसीडर किया, सबसे पहले हमने एक सरफेस लिया, उस सरफेस को हमने कहा कि वो ए वेक्टर फील्ड में वो सरफेस है और उसकी जो डायरेक्शन है वो इधर की ओर है, और हमने एक माना कि इस पर माना नहीं, ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये इसके परपेंडिकुलर है, और हमने माना कि इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो जो हमारा टोटल फ्लक्स होता है, फ्लक्स कैसे निकालते हैं, जो हमारा टोटल फ्लक्स होगा, देखिए हमने एक छोटा सा एरिया लिया है, इसलिए हम फाई, देखिए फाई हमेशा क्या दिखाता है, फ्लक्स को दिखाता है, तो टोटल फ्लक्स पहले छोटा सा हमने एरिया लिया है, तो इसलिए हमने छोटा सा फ्लक्स भी हमें थोड़ा सा मिलेगा, थोड़ा सा फ्लक्स क्या मिलेगा, हमें मिलेगा होता है क्या, ए डी एस कॉस थीटा, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है कि ये ए डी एस कॉस थीटा होता है। डी एस क्या है, ये एरिया वेक्टर है, और ए क्या है, इसकी डायरेक्शन है, किसकी, वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन है, ये होता है फॉर्मूला। ये थोड़ा सा हमने फ्लक्स निकाला, इतने सरफेस का हमने फ्लक्स निकाला, और पूरे सरफेस के लिए हमें फ्लक्स की वैल्यू निकालनी रहेगी, तो हम क्या कहेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और ए डी एस कॉस थीटा को आपने पीछे पढ़ा है, क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट डी एस लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये है हमारा, इसको डबल इंटीग्रेशन, क्यों डबल इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि ये सरफेस है, और सरफेस में हमेशा क्या करते हैं, डबल इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये हो गया फ्लक्स के लिए फॉर्मूला, यानी कि आपने ये चीज़ समझ लिया कि फ्लक्स के लिए ये फॉर्मूला होता है, और आपने वेक्टर फील्ड समझ लिया, और आपने डाइवर्जेंस भी समझ लिया। और अब हम चलेंगे कि क्या, अब हम चलेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे ये चीज़ आया है, तो ये चीज़ कैसे आया, मैंने इसको समझाने के लिए आपको इतना समझाया कि ये वेक्टर, ये फ्लक्स का क्या है, फॉर्मूला। तो क्या कह रहा है हमारा डाइवर्जेंस थ्योरम, अब हम रीड करेंगे डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कह रहा है। अब डाइवर्जेंस थ्योरम समझेंगे, तो सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, और अब देखते हैं कि बोर्ड पे क्या लिखा है और डाइवर्जेंस थ्योरम होता क्या है, उसको समझेंगे। तो डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कह रहा है, द फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए, हमने क्या बताया था, किसी वेक्टर फील्ड का हमने क्या निकाला था, यहाँ पे फ्लक्स निकाला था, जो कि कितना आया था, इतना ही आया था, ए डॉट डी एस। तो वही बता रहा है कि द फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड ए ओवर एनी क्लोज सरफेस एस, किसी सरफेस एस का जो बता रहा है, किसी सरफेस एस का जो कि वेक्टर फील्ड ए में उपस्थित है, उसका फ्लक्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ए ओवर द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय सरफेस एस। ये इसके क्या इक्वल होता है, यही जो यहाँ हमने लिखा है वही यहाँ पे मैथमेटिकली इसमें इस डेफिनेशन में लिखा है, यानी कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यही होता है। क्या होता है कि द फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए, यानी कि किसी एक वेक्टर फील्ड ए में कोई इनक्लोज सरफेस रखा हुआ है एस, वो किसके इक्वल होता है, वो ट्रिपल इंटीग्रेशन के इक्वल होता है, डाइवर्जेंस
ए के ट्रिपल इंटीग्रेशन के इक्वल होता है। ये क्या गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहता है, ये इसका क्या स्टेटमेंट है और इसी को हमें प्रूफ करना है कि हम कैसे मान लें कि इसके इक्वल होता है। तो इसको हम यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को प्रूफ करेंगे और लास्ट में आपका ये जो इक्वल इसके आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि गॉस जी सही कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ करने के लिए अब इसको क्या करेंगे, इरेज करते हैं और सारा इरेज कर लेते हैं और इसको हम प्रूफ करेंगे। तो चलिए इसको अब क्या करेंगे, यही गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इसको प्रूफ करेंगे। तो चलिए प्रूफ करते हैं, चलिए प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एक हम सरफेस लेते हैं। ठीक है, हमने क्या लिया, एक यहाँ पे मान लीजिए कि एक यहाँ पे सरफेस ये लिया है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या यहाँ पे एक क्यूब लिया है। ठीक है, क्यूब ले लिया है। ठीक है, और क्यूब से हमने माना है कि जो इसका नेट फ्लक्स है हमने जो निकाला है, यानी कि फ्लक्स हमने मान लिया है कि ये है। ठीक है, ए डॉट डी एस ये इसका फ्लक्स है। हमने तो पहले निकाला था, फ्लक्स से निकालते हैं, फ्लक्स का यही फॉर्मूला होता है। तो ये क्या, ये एस एक एस सरफेस है, इस एस सरफेस से इतना फ्लक्स निकल रहा है। ठीक है, इतना फ्लक्स निकल रहा है। अभी तो ये एस सरफेस है और इसी को हमने अगर मान लीजिए इसको हमने कई पार्ट में डिवाइड कर दिया, इस सरफेस को हमने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस सरफेस को हमने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आप लोग आई होप दिख रहा हो कि ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका। एक ये S1 सरफेस हो गया, एक ये S2 सरफेस हो गया। पहले एक S सरफेस था तो उसका फ्लक्स हमने बताया कि ये है। अब हमने क्या किया, इसको 2 सरफेस में डिवाइड कर दिया, यानी कि S1 और S2 में डिवाइड कर दिया। तो अब टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, अब टोटल फ्लक्स जो पहले था उसी के इक्वल ही होगा। यानी कि पहले क्या था, पहले ये था टोटल S सरफेस से हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया अब 2 सरफेस। तो यानी कह सकते हैं कि फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम S1 सरफेस। S1 से क्या हमने मान लिया, हमने मान लिया ए आपका ये वेक्टर फील्ड तो चेंज नहीं होगा क्योंकि उसी वेक्टर फील्ड में है, बट यहाँ पे ds चेंज हो जाएगा आपका। अब ds दूसरा हो जाएगा, पहले हमने मान लीजिए कोई और ds माना था, अब छोटा छोटा दूसरा ds मान लिया तो अब ds चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ds1 और यहाँ पे भी कैसे, हाँ ये हो जाएगा S1 सरफेस के अकॉर्डिंग इतना फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह आपने अगर S1 2 सरफेस के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपका फ्लक्स हो जाएगा इतना। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। पहले हमने क्या किया, पहले एक सरफेस लिया, उस सरफेस का हमने माना कि इतना फ्लक्स क्या हो रहा है, इमर्ज हो रहा है। फिर हमने इस सरफेस को 2 भाग में डिवाइड कर दिया और बारी बारी S1 और S2 से निकाला तो ये सरफेस हो गया। ठीक है, ये फ्लक्स हो गया। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं टोटल फ्लक्स जो ऊपर वाला था ds इज इक्वल टू S1 से जितना इमर्ज हो रहा है और S2 से जितना इमर्ज हो रहा है। यानी कि कह सकते हैं ये चीज A डॉट ds इज इक्वल टू ds1 प्लस ds। इतना आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि ये हमने कैसे कर दिया। हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये हो गया। इसी तरह आप इस सरफेस को अगर आप n पार्ट में डिवाइड कर देंगे, हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये प्लस ये हो गया, और हमने अगर n पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया तब क्या होगा, तब ऐसे होगा। इसी के सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि अगर हमने इसे n पार्ट में डिवाइड कर दिया, सॉरी जो मैं प्रूफ करना था हमने मिटा दिया, पर आपको पता हो कि गॉस थ्योरम में हमने क्या लिखवाया था। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमने इसको n पार्ट में डिवाइड कर दिया है, n पार्ट में डिवाइड किया, देन हमारा क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा A डॉट ds इज इक्वल टू हो जाएगा A डॉट ds1 प्लस A डॉट ds2 सरफेस इंटीग्रल रहेगा। ठीक है, प्लस A डॉट ds3 प्लस A डॉट
ds4 प्लस हो जाएगा डॉट 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 प्लस हो जाएगा a डॉट dsn। ठीक है, ये हमने बता दिया कि हमने अगर एंड पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। तो आपने इतना पढ़ा है छोटे क्लासेस में, आपने इससे पढ़ा है कि जब आपका कोई नंबर nth हो जाए तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, समेशन हमने लिख दिया n इज इक्वल टू 1 टू मान लिया i। ठीक है, i एक कोई नंबर है, इन्फिनिटी नंबर है, तो हमने मान लिया n इज इक्वल टू 1 टू i। तो यहाँ पे कह सकते हैं डबल इंटीग्रेशन a डॉट ds हमने कर दिया। ठीक है, और जहाँ पे i की वैल्यू n से लेके i तक है, i आप मान लीजिए इन्फिनिटी तक है, ये हमने समेशन का फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, इतना आपने समझ लिए। अब थोड़ा सा इसको मिटाइए, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए समेशन का फॉर्मूला यहाँ n इज इक्वल टू 1 टू i नहीं होता, हमें n तक ले जाना है ना, तो ये हो जाता है i इज इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ पे di लिखा है, यानी कि i की वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी कर रही है। अब हम क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, इसके न्यूमिनेटर यानी कि इसके ऊपर और नीचे हमने vi से मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी कि ऐसे कर दिया है। ठीक है, नहीं डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा i इज इक्वल टू 1 टू n, और हमने क्या किया vi से क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया है, तो ये हो जाएगा a डॉट dsI अपान vi। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। vi से मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया और vi से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। ठीक है, इतना हमने कर दिया। तो देखिए हमने n क्या है, n हमने क्या बताया था कि हमने n पार्ट में उस जो वॉल्यूम जो हमारा सरफेस था उसको क्या कर दिया था डिवाइड कर दिया था n पार्ट में। तो देखिए अगर हमने n टेंस टू इन्फिनिटी, यानी कि n हम इन्फिनिटी करते जा रहे हैं, यानी कि इसको और छोटा 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 इतना छोटा कर देने कि जो आपकी vi की वैल्यू है वो 0 हो जा रही है। 0 कैसे होगी, जो वॉल्यूम है इसका इतना कम होते 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 इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कह सकते हैं कि अगर आप n टेंस टू इन्फिनिटी तो क्या जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं इफ n टेंस टू इन्फिनिटी देन क्या हो जाएगा vi टेंस टू 0, ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं लिमिट n टेंस टू 0, इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, n टेंस टू 0 ये हो जाएगा, यहाँ vi लिखेंगे a डॉट dsI अपान vi। ठीक है, ये आप बात एक चीज याद रखिए कि अगर n टेंस टू 0 होगा तो vi 0 की ओर टेंस होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा इतना आया है, अब इस चीज को आप ये जो इतनी वैल्यू है, जो ये इतनी वैल्यू है, ये किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा। हमने क्या बताया था, हमने आपको बताया था, हमने बताया था आपको ये डाइवर्जेंस क्या बताया, डाइवर्जेंस यही बताया था कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स, यानी कि हमने बताया था कि उस बॉडी से कितना फ्लक्स इमर्ज हो रहा है, यानी कितना फ्लक्स जो हमें मिल रहा है लास्ट में, उसे ही कहते हैं डाइवर्जेंस। तो मान लीजिए ये क्या है, इस वॉल्यूम से, और ये फ्लक्स की वैल्यू है, इस वॉल्यूम से इतना फ्लक्स इमर्ज हो रहा है, ये तो हमें डाइवर्जेंस, यहाँ पे डाइवर्जेंस ये चीज़ शो कर रहा है, इतनी वैल्यू हमें डाइवर्जेंस ऑफ ए शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है, क्योंकि हमने डाइवर्जेंस ए आपको बताया था क्या होता है कि उस बॉडी से जितना आउटवर्ड फ्लक्स होता है वही डाइवर्जेंस होता है। यानी कि उस बॉडी से ये वी वॉल्यूम बॉडी से इस बॉडी से इतना फ्लक्स इमर्ज हो रहा है, ये डाइवर्जेंस ए के इक्वल हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि आप यहाँ पे, अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। ठीक है, ऊपर मिटाते हैं, मिटाएंगे तो क्या होगा, आप अगर मान लीजिए इस, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने आगे हमेशा a डॉट ds रखा है, ये आप भूलिएगा मत। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा, इस समेशन को हम क्या इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, इस समेशन और इंटीग्रेशन करेंगे, समेशन की जगह देखो, इंटीग्रेशन भी क्या समेशन ही आपको बताता है, तो इस समेशन की जगह आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं
और वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। ये सरफेस क्या है, वॉल्यूम है, इसलिए हमने वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर दिया है। और समेशन की जगह हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया है। और इसको वी आई को हमने क्या, आगे जो वी आई है वो वैसे ही छोड़ दिया है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं देखिए ये वी आई इस इंटीग्रेशन के पहले, ठीक है, यानी कि समेशन के साथ है। तो जब इंटीग्रेशन में वी आई आएगा तो इसको हम कर देंगे कि ये हो जाएगा डी वी, ये हो जाएगा डी वी। ये बाहर था तो वी आई है, और जब इंटीग्रेशन के अंदर आएगा तो इसको क्या कहेंगे, डी वी कहेंगे। और इसको हमने क्या कहा था कि ये डाइवर्जेंस ए के बराबर होता है, यानी कि हमें सॉरी डी वी नहीं कहेंगे, डी वी आई कहेंगे। यही क्या है, यही तो हमें डाइवर्जेंस में यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। सॉरी, यही हमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या करना था, प्रूफ करना। यही डाइवर्जेंस थ्योरम हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यही बता रहा था, और हमने प्रूफ भी कर देगा। यानी कह सकते हैं जो गॉस जी हैं वो सही बोले हैं, ये चीज़ होता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आई होप आपको प्रूफ और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कमेंट करते हैं तो आप मुझे मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो बनाया जाए, ठीक है। और हाँ, लास्ट में आपको यही कहेंगे, हमने जो भी प्रूफ कराया सिर्फ मैथमेटिकली आपको प्रूफ करा दिया, पर आपको कैसे लिख के उसको प्रूफ करना है, कैसे एग्ज़ाम में लिखना है, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे डेली आपको लेक्चर वाइज नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू।